जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं अंकित पाटीदार सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश में हमने सामान्य परिचय देखा, 2 वीडियो आपके डले थे सामान्य परिचय, जिसमें आप लोगों को विस्तृत चर्चा की गई थी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन की या राज्य पुनर्गठन की। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के गठन का अध्ययन हम 3 आधारों पर करेंगे, या देखना चाहे तो 3 सनों के आधार पर करेंगे। जैसे आपको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, अर्थात देश की आजादी के पहले मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। क्लियर? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती थी। देश की आजादी के बाद आप लोगों को पता होगा कि भारत में राज्यों का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर किया गया, अर्थात 1947 से लेकर 1956 तक भारत में राज्यों का स्वरूप कैसा था, इस पर आसानी से हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो पहले 1947 से पहले देखेंगे, अर्थात आजादी से पहले, अर्थात जब अंग्रेजों के अधीन था भारत। क्लियर? स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 से लेकर 1956 तक, अर्थात भारत में राज्यों का उदय नहीं होता है, तब तक भारत में राज्यों का स्वरूप कैसा था, उन्हीं में हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 के पहले। आपको पता होगा 1947 के पहले वो भारतीय क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का शासन होता था, या वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन होते थे, उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रांत कहते थे। क्लियर हुआ? तो यही ब्रिटिश प्रांत देश की आजादी के बाद भारतीय प्रांत के नाम से जाने जाने लगे। क्लियर? और वो क्षेत्र जहां पर देसी राजाओं या महाराजाओं का शासन प्रशासन होता था, उन्हें हम साधारण भाषा में देसी रियासतें कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? देसी रियासतें कहते थे। अर्थात 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। वो प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन होते थे, उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, ब्रिटिश प्रांत। क्लियर? और एक क्षेत्र वो होते थे जहां पर भारतीय राजाओं या महाराजाओं का शासन प्रशासन होता था, उन्हें हम कहते थे देसी रियासतें। देसी रियासतें कहते थे। क्लियर? जैसे ही 1947 में देश आजाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। क्लियर? तो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भारतीय प्रांत में बदल गए, और देसी रियासत, अर्थात आजादी के समय भारत में भारतीय प्रांत थे, वही ब्रिटिश प्रांत जिनको हम बाद में भारतीय प्रांत कहने लगे। क्लियर? और एक था आपका देसी रियासत है। तो देश की आजादी के समय आप लोगों को पता होगा लगभग भारत में 552 देसी रियासतें थी। इन 552 देसी रियासतों को बाद में एकीकरण की बात आई। क्लियर? आपको पता भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत में देसी रियासतों का एकीकरण किया गया। तो इन 552 देसी रियासतों की जब एकीकरण की बात आई, तो इनमें से 3 रियासतें, अर्थात 552 में से 3 रियासतें, जिसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार। एक आपकी जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत। क्लियर? जूनागढ़ रियासत यहां लिख देता हूं, जूनागढ़ रियासत। दूसरी थी आपकी हैदराबाद रियासत, और तीसरी थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर रियासत। क्लियर हुआ? ये 3 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था। अर्थात जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। इस प्रकार देखें तो 549 देसी रियासतों ने भारत में स्वतः विलय कर दिया था। इसमें से कुछ रियासत, जैसे भोपाल रियासत भी थी जो 1949 में जिसने विलय किया था, ऐसे करके, लेकिन 549 रियासतों ने स्वतः भारत में विलय कर दिया था। क्लियर? जबकि 3 रियासतों को, जिसमें आपका जूनागढ़ रियासत था, हैदराबाद रियासत था और जम्मू कश्मीर रियासत। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर? हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में बाद में शामिल करवाया गया। इस प्रकार देखा जाए तो 1947 में देश की आजादी के बाद ब्रिटिश प्रांत जो भारतीय प्रांत बदल चुके थे, और जो देसी रियासतें जिनकी संख्या 552 थी, कुल मिलाकर भारत का एकीकरण कर दिया गया। क्लियर? अब भारत में देसी रियासतों के एकीकरण के पश्चात ही, या भारत में एकीकरण के पश्चात ही, भारत में राज्यों के निर्माण की जगह जगह से मांग उठने लगी। अनेक राज्यों द्वारा अलग अलग मांग की जाने लगी। बहुत सारे राज्य कहते थे कि भाषा के आधार पर भी भारत में राज्यों का निर्माण किया जाए। क्लियर? तो इस मांग को देखते हुए सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो सन 1948 की बात है। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
क्लियर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रिटायर न्यायाधीश उस समय थे, कहा जाता है एस.के. धर, जिसका नाम था श्याम कृष्ण धर, की अध्यक्षता में एक धर आयोग बनाया गया 1948 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया गया। क्लियर। इस धर आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत में जो राज्यों की मांग उठ रही है, अर्थात भारत में रियासतों के एकीकरण के पश्चात राज्यों का निर्माण किस आधार पर किया जाना चाहिए, उस संबंधित धर आयोग बनाया गया था। धर आयोग ने दिसंबर 1948 में ही अपनी रिपोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। धर आयोग जून 1948 में बनाया गया था। इसने दिसंबर 1948 में धर आयोग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में इसने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया, अर्थात धर आयोग ने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न करके कहीं ना कहीं प्रशासनिक आधार पर किया जाए। क्लियर। इसी धर आयोग की बातों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कांग्रेस पार्टी द्वारा उस समय अगर देखा जाए तो जांच हेतु कांग्रेस पार्टी द्वारा धर आयोग की जो भी सिफारिश थी उनकी जांच हेतु कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जेवीपी कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई दोस्तों? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया थे, अर्थात तीनों आदमियों के नाम से या तीनों इस महान पुरुषों के नाम से इस कमेटी का नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। क्लियर हुआ। इस जेवीपी कमेटी का काम था धर आयोग की जो भी सिफारिशें थी उनकी जांच करना, अर्थात धर आयोग जो कह रहा था वो वास्तविक में सत्य था या नहीं। क्लियर हुआ। जेवीपी कमेटी ने भी अपनी सिफारिशों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया और कहीं ना कहीं प्रशासनिक आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया। अंततः आप लोगों को पता होगा भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर ही हुआ, लेकिन फिर भी इन आयोगों द्वारा समय समय पर भाषाई आधार पर मांग को ठुकरा दिया गया। अब ये घटनाक्रम तो ये चल रहा था कि भारत में राज्यों के निर्माण की बात चल रही थी, जगह जगह राज्य द्वारा मांग की जा रही थी, जगह जगह राज्यों द्वारा बातें उठाई जा रही थी कि किसी राज्य का निर्माण भी भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस आधार पर एक घटनाक्रम ये चल रहा था, एक घटनाक्रम दूसरा चल रहा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री रामल्लू पोर्टलू। क्लियर, आपने सुना होगा। रामल्लू पोर्टलू की मांग थी कि तेलुगु भाषाई आधार पर एक नया राज्य बनाया जाए जहां पर केवल तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग ही निवास कर पाए। क्लियर हुआ। तो श्री रामल्लू पोर्टलू धर आयोग जब बनाया गया तो उसका इंतजार कर रहा था कि धर आयोग कुछ अपनी रिपोर्ट देगा, सिफारिश देगा, उसमें अपनी बात को मान्य होगी। क्लियर। लेकिन धर आयोग ने भी श्री रामल्लू पोर्टलू की बातों पर या उसकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और भाषाई आधार पर जो मांग कर रहे थे उसकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद में आता है जेवीपी कमेटी। फिर भी श्री रामल्लू पोर्टलू ने इंतजार किया कि कहीं ना कहीं जेवीपी कमेटी अपनी मांगों को स्वीकार करेगा, लेकिन जेवीपी कमेटी ने भी इसकी मांगों को नकार दिया। क्लियर। इसी पश्चात जैसे जेवीपी कमेटी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसी रिपोर्ट के पश्चात जेवीपी कमेटी की इसी रिपोर्ट के पश्चात रामल्लू पोर्टलू का जो धैर्य था वो अब खत्म हो चुका था। उन्होंने अनशन चालू कर दिया और इसी के कारण उन्होंने यहां पर 56 दिन की भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, अर्थात सीधी सी बात है, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। क्लियर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्लियर। तो श्री रामल्लू पोर्टलू ने 56 दिन की इसकी रिपोर्ट के बाद, जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन चालू कर दिया। इसी 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और दोस्तों आपको पता होगा भारत में आंदोलन या स्ट्राइक करते दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है। क्लियर हुआ। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सरकार दबाव में आ गई और सरकार दबाव में आने के कारण सरकार ने इसकी मांग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1953 में श्री रामल्लू पोर्टलू की मृत्यु के पश्चात सन 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का गठन किया गया
और ये भारत में गठित होने वाला प्रथम राज्य भी था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया, तमिल भाषाई आधार पर किया गया। क्लियर? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य था जिसका निर्माण भाषाई आधार पर सन 1953 को ही किया गया था, यह किया जा चुका था। क्लियर हुआ? अब सीधी सी बात है कि एक की मांग मान ली, अगर एक व्यक्ति की मांग को स्वीकार कर ली, एक व्यक्ति की मृत्यु से सरकार दबाव में आ गई, तो अन्य भाषाई राज्य थे जो जगह जगह से मांग पहले से ही उठा रहे थे, इनकी मांगों को और प्रबलता या दावेदारी इनकी और बढ़ गई। ये लोग आप कहने लगे कि एक व्यक्ति की मृत्यु से आप लोग राज्य का निर्माण कर सकते हो, तो हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा सकती? क्लियर? तो इन लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और राज्य की मांगों को और बढ़ाने लगे। ये लोग कहने लगे कि भाषाई आधार पर भी अब हमारे राज्यों का निर्माण भी होना चाहिए। नागालैंड भी कहने लगा कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, अर्थात हमारे राज्य का निर्माण भी अंग्रेजी शासित होना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार संपूर्ण भारत में अर्थात भारत के कोने कोने से, क्लियर, अर्थात पंजाबी शासित राज्य कहने लगे कि यहाँ पर पंजाबी शासित राज्य बनना चाहिए। क्लियर? कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक राज्य की मांग करने लग गए या कन्नड़ राज्य की मांग करने लग गए। क्लियर? वह मराठी बोलने मराठी शासित राज्य की मांग करने लग गए। इस प्रकार संपूर्ण भारत में राज्यों की मांग जगह जगह से उठने लगी, अर्थात आवाज आने लगी कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर अब किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ? अब सरकार ने सोचा कि भाषाई आधार पर संपूर्ण भारत में राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, तो उस समय फिर उन्होंने उस समय तत्कालिक जो भी फैसला लिया, उन्होंने कहा कि भारत में भाषाई संपूर्ण राज्यों से मांग उठ रही कि राज्यों का निर्माण किसके आधार पर किया जाए? भाषाई आधार पर। तो फिर उस समय सरकार ने सन 1953 में ही, अर्थात 22 दिसंबर 1953 का दिन था जब राज्य पुनर्गठन आयोग या कमीशन का गठन किया गया। क्लियर? इसका अध्यक्ष या आप लोगों को पता होगा डॉक्टर फजल अली को बनाया गया। क्लियर? यह आयोग 3 सदस्य था। कितने सदस्य था दोस्तों? तो 3 सदस्य था, याद रखना है आप लोगों को। क्लियर? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना 3, पहले तो ये देख लेते हैं सदस्य। क्लियर? तो ये आयोग कितने सदस्य था? 3 सदस्य था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे, एक इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू थे। क्लियर? कुंजरू, और दूसरे सदस्य थे के एम पणिकर। अर्थात 22 दिसंबर 1953 के दिन राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों गठित किया गया। क्लियर? ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य था? 3 सदस्यीय आयोग था ये। क्लियर हुआ? इसके 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर थे। इस आयोग का काम था कि अब भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, अर्थात संपूर्ण भारत में कोने कोने से आवाज आ रही थी। क्लियर हुआ? कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। क्लियर? या अर्थात राज्यों की मांग जो उठ रही थी भाषाई आधार पर, तो इस आयोग के ऊपर डिपेंड था कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे होगा। क्लियर? तो 22 दिसंबर 1953 को सरकार ने इस आयोग का गठन कर दिया और डॉक्टर फजल अली के कंधों पर जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम्हें ही डिसाइड करना है कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे होगा। अब डॉक्टर फजल अली ने 1955 तक, 1953 से लेकर 1955 तक अध्ययन किया, एनालिसिस किया कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे होना चाहिए। 1955 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। क्लियर? एक मसौदा बनाकर सौंपा, पूरा विस्तृत चर्चा थी उसमें कि कहा गया कि कैसे भारत में राज्यों का निर्माण होना चाहिए। क्लियर? 1955 में इन्होंने जो मसौदा बनाकर दिया था, इसी में इन्होंने भारत में इसी मसौदे में इन्होंने कहा था कि भारत में, मैं 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूं, लिखने की जगह बना लेते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो इन्होंने अपना प्रतिवेदन सन 1955 में सौंपा भारत सरकार को। क्लियर? इस प्रतिवेदन में कहा गया कि भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर देना चाहिए। क्लियर हुआ? इन्होंने 1955 में अपना प्रतिवेदन सौंपा, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में कितनी राज्यों की मांग की थी? 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की
मांग की थी। अर्थात कहा था कि संपूर्ण भारत में 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए या का निर्माण कर दिया जाए। क्लियर हुआ। इनकी जो भी रिपोर्ट थी सरकार को ठीक लगा, उचित लगा, सरकार ने इनकी रिपोर्ट को मान्यता प्रदान की। इसकी रिपोर्ट को मानते हुए क्लियर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया लोकसभा में, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिलने के बाद यह अधिनियम बन गया और ये जाने जाने लगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से। क्लियर हुआ। अब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से ये जाने जाने लगा, तो इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कितने राज्य? उसने मांग 16 की करी थी, लेकिन बनाए कितने गए? 14। कितने केंद्र शासित की मांग की थी? 3। बनाए कितने गए? 6। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसी आधार पर यह डॉक्टर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर ही भारत में 1 नवंबर 1956 को, या कह सकते हैं या 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य आपका आंध्र प्रदेश भी था, जिसका निर्माण 1953 में भाषाई आधार पर किया गया था दोस्तों। क्लियर हुआ। और इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य आपका मध्य प्रदेश भी था, जिसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया। इसी प्रकार दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश आपके सामने प्रस्तुत होता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश नाम से भारत में कोई नया राज्य प्रतीत होता है या अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को प्रथम बार। क्लियर हुआ। किस आयोग के अनुशंसा पर? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा पर। या यह आयोग कब बना था? 22 दिसंबर 1953 को दोस्तों। क्लियर हुआ। ये तो हमने बात करी गठन की कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ। क्लियर। थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा होगा। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से। अब बात इस मैटर की है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक घटनाक्रम तो ये चला। क्लियर। मांग उठ रही थी, लेकिन उसी समय भारत सरकार ने एक तत्कालिक फैसला किया था। क्लियर। कि कहा कि भारत में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं आती तब तक भी राज्यों को अस्थायी व्यवस्था कुछ बनानी पड़ेगी। तो उस समय भारत सरकार ने अस्थायी व्यवस्था बनाई थी, अर्थात संपूर्ण भारत को पार्ट ए, बी, सी और डी में बांट दिया, अर्थात 4 पार्टों में बांट दिया संपूर्ण भारत को। क्लियर। अब उन्होंने कहा कि पार्ट ए में हम किसको रखें? तो उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन थे, जिनको हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, वो पार्ट ए के अंतर्गत रख दिए गए। क्लियर हुआ। पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत देशी रियासतों को रख दिया गया संपूर्ण भारत के आने वाली। जैसे मध्य प्रदेश की पश्चिम की रियासतें किस भाग के अंतर्गत आती है? पार्ट बी के अंतर्गत रख दी गई। उसी प्रकार उत्तर की रियासतें किसके अंतर्गत रख दी गई? पार्ट सी के अंतर्गत। क्लियर। तो अर्थात संपूर्ण भारत के ब्रिटिश प्रांत पार्ट ए में आ गए आप लोगों के, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या रख दिया गया? देशी रियासतों को रख दिया गया। उसी प्रकार पार्ट आपका बचा डी, तो पार्ट डी में केवल आपका क्या रख दिया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रख दिया गया। क्लियर। तो किसको रख दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो इस प्रकार एक अस्थायी व्यवस्था का जन्म पहले ही हो चुका था। क्लियर। जब तक हमारे पास कोई स्थायी व्यवस्था नहीं आती तब तक भारत इसी प्रकार से 4 पार्टों में बटा था। उन्हीं में से क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग हो जाता, बचे 3 पार्ट ए, बी, सी। क्लियर। तो ए, बी, सी के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के उस समय कुछ क्षेत्र जो आज वर्तमान में आते थे, क्लियर, आज जो वर्तमान में है उस समय पार्ट ए, बी, सी के अंतर्गत आते थे। क्लियर हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। क्लियर। तो ये 2 घटनाक्रम साथ में चले। अब 1 नवंबर 1956 में भारत अब मध्य प्रदेश का उदय हो गया, अर्थात भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसाओं पर भारत में राज्यों का निर्माण होने लग गया। क्लियर। तो इस प्रकार जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थात पार्ट ए, बी, सी, जिसको हम अस्थायी व्यवस्था कहते थे, जब तक हमारे पास कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं आता तब तक की जो अस्थायी व्यवस्था थी। क्लियर। अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया, निर्माण हो गया, हमारे पास एक स्थायी व्यवस्था आ गई। तो ये जो पुरानी अस्थायी व्यवस्था चली आ रही थी, पार्ट ए, बी, सी और डी, इसका हमने अंत कर दिया। क्लियर। अर्थात 1 नवंबर 1956 को इसका अंत हो गया और मध्य प्रदेश अपने आज वर्तमान स्वरूप में आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद कर रहा होगा समझ में चीजें आ रही होगी। ठीक है। अब वहीं से हम बात करेंगे 1 नवंबर 1956, अर्थात जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ।
तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में अगर जिलों की मैं चर्चा करूं तो 43 जिले अर्थात 43 जिले थे और यहाँ पर 9 संभाग थे। कितने संभाग थे? 9 संभाग और 43 जिले थे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो मैंने कहा कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के गठन का अध्ययन 3 आधारों पर कर रहे हैं। एक आधार वो है जो 1947 से पहले अर्थात 1947 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था। क्लियर? दूसरा 1947 अर्थात जब देश आजाद हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। तो आप निश्चित रूप से देख पा रहे हो कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मध्य प्रदेश का स्वरूप ये था। यही मूल मध्य प्रदेश है उस समय का। क्लियर? अर्थात पार्ट ए दिख रहा होगा आपको ये दोस्तों, ये संपूर्ण पार्ट ए बनाया गया है अर्थात ये वाला क्षेत्र पार्ट ए कहलाता है। क्लियर हुआ? मैं बात करूंगा अर्थात ये रेड मार्कर डॉट डॉट दिख रहा होगा, नागपुर भी लिखा दिख रहा होगा, ये संपूर्ण क्षेत्र मिलकर इस साइड भी ब्लू कलर से डॉट डॉट दिख रहा होगा। ये सभी क्षेत्र क्या कहलाता था आपका संपूर्ण उस समय? पार्ट है। क्या कहलाता था? पार्ट है। अर्थात वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये विदर्भ कहलाता है। ये विदर्भ का क्षेत्र कहां चले गया? महाराष्ट्र में। क्लियर? नागपुर वगैरह, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, चांदा, ये सब क्षेत्र कहां पड़ते हैं? इसी अंतर्गत पड़ते हैं या इसी विदर्भ के अंतर्गत पड़ते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद मैं बात करूं तो ये पश्चिम देख रहे हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। क्लियर? पश्चिमी की जितनी भी रियासतें थी ये सब मिलकर क्या कहलाती थी? आपका पार्ट बी। किसका निर्माण करती थी? पार्ट बी। ये 1947 के बाद की अस्थायी व्यवस्था बता रहा हूं। क्लियर? अर्थात जब देश आजाद हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश कैसा था। क्लियर हुआ? और ये आपका पार्ट सी जिसके अंतर्गत उत्तर की जितनी भी रियासतें थी वो आती थी। क्लियर? उत्तर के अंतर्गत जितनी भी रियासतें थी वो आती थी। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश कैसा था। क्लियर हुआ? तो इन्हीं सभी चीजों पर हमने चर्चा की कि 1947 के पहले कैसा था अर्थात संपूर्ण भारत में 552 देशी रियासतें थी। 1947 की आजादी के बाद अर्थात भारत में देशों जितनी भी देशी रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत था उनका एकीकरण कर दिया गया। एकीकरण के बाद भारत में राज्यों की मांग उठने लगी तो समय समय पर राज्यों का निर्माण भी होने लगा। अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर भारत में 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। क्लियर हुआ? ये कहानी के रूप में आप सुन रहे थे जिसको मैंने आप लोगों को बताने का या समझाने का प्रयास किया। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम 1 नवंबर 1956 से। क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत सारी एग्जामों में कई बार पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, तो 22 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था। ये कितने सदस्य था? 3 सदस्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। इसके 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। कौन थे? के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। क्लियर? याद रखना, इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा तो बता देना 1955 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। भारत में राज्यों का निर्माण इसी आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। क्लियर? कितने राज्य बनाने की मांग की थी? कई बार पूछा गया, तो 16 और 3। क्लियर? लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाए कितने गए तो आप लोगों को बताना है कि भारत सरकार द्वारा 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इन्हीं 14 में से एक आपका आंध्र प्रदेश था और एक आपका मध्य प्रदेश था। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम 1 नवंबर 1956 की। क्लियर हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ या मध्य प्रदेश नाम से कोई नया राज्य भारत में अस्तित्व में आया। क्लियर? तो आपको पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आप बता सकते हो 43। अर्थात मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। और संभागों की बात करें तो कितने संभाग थे? 9 संभाग थे। क्लियर हुआ दोस्तों? कितने संभाग थे? 9 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। सन 1972 में 1972 की मैं बात करूं, क्लियर, तो पुणे या 26 जनवरी 1972 की मैं बात करूं तो भोपाल और राजनांदगांव, भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बना दिए गए। क्लियर? इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई आपके सामने? 45 हो गई। क्लियर हुआ? इस प्रकार जिले बढ़कर कितने हो गए? 43 प्लस 2 कितने हो गए आपके साथ? 45। कितने हो गए? 45। क्लियर हुआ? अब इसके बाद भी मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण जारी रहा। अगर मैं बात करूं तो जिलों की मैं बात कर रहा हूं, संभाग की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बना दिए गए जिसके परिणाम स्वरूप जिलों की संख्या हो गई 45। अब सन 1982 में 1982 में याद रखना 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग,
पहला था 1956 वाला राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका काम था राज्यों संबंधित या राज्यों का निर्माण करना। ये है जिला पुनर्गठन, अर्थात राज्य में जिलों के निर्माण संबंधित कार्य करना। क्लियर? 1982 में गठन किया गया जिला पुनर्गठन का या जिला पुनर्गठन आयोग का। क्लियर हुआ? ये गठित किया गया था वीपी दवे की अध्यक्षता में, वीपी दवे की अध्यक्षता में। क्लियर? कब गठित किया गया था? तो 1982 में दोस्तों। 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया वीपी दवे की अध्यक्षता में। इस जिला पुनर्गठन आयोग का काम था कि मध्य प्रदेश में जिलों के निर्माण संबंधी सिफारिश करना। क्लियर दोस्तों? तो इस जिला पुनर्गठन आयोग ने 1982 में जब गठित किया गया था, तो इन्होंने 1998 में इनकी रिपोर्ट के आधार पर या इनकी सिफारिशों के आधार पर 10 नए जिले बना दिए गए। कितने? 10 जिलों का निर्माण कर दिया, 10 नए जिलों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पहले 45 थी और 10 आप बन गए। कितने हो गए टोटल? तो हमारे पास जिलों की संख्या टोटल हो जाती है 55। मैं बताऊंगा ये 10 जिले कौन कौन से थे, क्योंकि इनमें से आप लोगों को पता होगा अधिकांश जिले छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में चले गए, जिसका हम अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। अर्थात कौन कौन से एमपी में जिले हैं वर्तमान में जो इस आयोग द्वारा या इस आपका जिला आयोग की कमीशन या जिला आयोग की सिफारिश पर बनाए गए थे। क्लियर? आगे मैं चर्चा करूंगा, विस्तृत में बताऊंगा। क्लियर? पुनः मैं बात करूं तो सिंहदेव कमेटी 1998 में गठित की गई। सिंहदेव कमेटी पुनः 1998 में गठित की गई 1998 में। क्लियर? इसी कमेटी की सिफारिश पर पुनः मध्य प्रदेश में 6 जिले और बना दिए गए। कितने जिले बना दिए गए? 6। तो इस प्रकार 55 और 6 आपके कितने हो जाएंगे? तो 61। अर्थात इस प्रकार मैं बात करूं तो लगभग 2000 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी टोटल? 61। कितनी थी? 61 थी दोस्तों। कितनी थी? 61 थी। अर्थात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय आप लोगों को पूछ ले जिले कितने थे, तो 43, 43। 1972 में पूछ ले कौन कौन सा जिला बना? भोपाल और राजनांदगांव। एक चीज और याद रखना है कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश आपका राज्य बना या नए नाम से अस्तित्व में आया, तो उस समय इस नवीन राज्य की राजधानी किसको बना दिया गया? भोपाल को। किसको बना दिया गया दोस्तों? भोपाल को। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करूं तो आप लोगों को पूछ ले कि भोपाल जिला कब बना, तो 1972 में 1972 में भोपाल क्या बना? जिला बना। लेकिन राजधानी कब बन गया था? 1956 में। उस समय भोपाल सीहोर जिले की क्या थी? तहसील थी दोस्तों। क्या थी? तहसील थी। क्लियर हुआ? अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार जिलों की संख्या हमारे पास 45 हो जाती है। 1982 आता है, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष बीपी दवे को बनाया जाता है। क्लियर हुआ? इसी आयोग के अनुशंसा पर पुनः 1998 में 10 जिले बन जाते हैं। क्लियर? इन 10 जिलों में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले आते हैं। 6 जिले कहां पड़ जाते हैं? आपके छत्तीसगढ़ में पड़ जाते हैं। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में ही आपके सामने जिलों की मैं बात भी करूंगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे सिंहदेव कमेटी आई 1998 में ही बनाया गठित की गई थी। क्लियर? 1998 में इस कमेटी की सिफारिश पर पुनः मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिनमें से 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि या ये मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2000 में या अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? टोटल 61। कितने थे? 61। क्लियर हुआ? या ये कह सकता हूं कि 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आप बता सकते हो 61 थी। क्लियर? वहीं आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या था? छत्तीसगढ़। क्लियर? तो इन 61 जिलों में से 16 जिले दोस्तों कहां चले गए? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां चले गए? छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर हुआ? यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या किसको? सीजी छत्तीसगढ़ को अलग करके नया राज्य बना दिया गया। क्लियर हुआ? बना दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के इन 61 जिलों में से इन्हीं के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के इन 61 जिलों में से 16 जिले कहां चले गए? 16 जिले कहां चले गए दोस्तों? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर पुनः कितनी हो गई?
45। कितनी हो गई? 45। दोस्तों गठन के समय 43 और पुनर्गठन के समय फिर कितने बच गए हमारे पास वापस पुनः? 45। क्लियर हुआ? इसी प्रकार 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर कर एक नया राज्य बना दिया गया। इस नए राज्य में मध्य प्रदेश के वर्तमान के 16 जिले कहां चले गए? छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। क्लियर? इस प्रकार 61 में से 16 जिले चले जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में और मध्य प्रदेश में पुनः जिले कितने बच जाते हैं आपके? 45। अर्थात 1 नवंबर 2000 को आपको पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जिले कितने थे, तो बता सकते हो आप लोग 45। कितने जिले थे दोस्तों? तो बता सकते हो 45। क्लियर हुआ? अब इन्हीं 45 जिलों से आगे बढ़ना अगर हम प्रारंभ करें, मैं आपको एक कहानी के रूप में ये सब चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अभी जिलों के नाम नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो मैंने ये बताया कि कौन सा जिला किससे पृथक करके बनाया गया, किस सन में बनाया गया, मैं आगे चर्चा करूंगा। क्लियर? लेकिन मैं आपको एक कहानी के रूप में समझा रहा हूं। क्लियर हुआ? तो इन्हीं में मैं बात करूं तो 16 जिले आपके 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जिले पुनः कितने आ जाते हैं? 45। कितने? 45। अर्थात 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिले पूछ ले तो कितने बताना है दोस्तों? 45। और 1 नवंबर 1956 को पूछ ले तो 43। क्लियर हुआ? अब इन्हीं में हम आगे बात करते हैं। तो 1945 के पास सन 2003 को मध्य प्रदेश में 3 और नए जिले बना दिए गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। कितनी हो गई? 48। इन 3 जिलों के नाम भी हम आगे जस्ट चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद पुनः हम बात करें सन 2008 की, तो मध्य प्रदेश में और 2 जिले बना दिए गए। क्लियर? इस प्रकार जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी हो जाती है आपकी? 50। कितनी हो जाती है? 50। आपको नाम पता होगा अलीराजपुर और सिंगरौली। क्लियर? यहाँ पर भी पता होगा अनूपपुर, बुरहानपुर, नेपाल। क्लियर हुआ? अशोकनगर। ये जिले आप आसानी से जानते होंगे या अच्छे से जानते होंगे। क्लियर? इसके बाद पुनः 2013 को एक नया जिला बना दिया गया, आपको नाम भी पता होगा, शाजापुर से पृथक करके, जिसका नाम था आगरमालवा। क्लियर हुआ दोस्तों? इसी प्रकार मैं बात करूं तो सन 2016 को एक और जिला बना दिया गया। क्लियर? जिसका नाम था टीकमगढ़ से पृथक कर निवाड़ी। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 52। कितनी हो जाती है? 52। क्लियर हुआ? चाचौड़ा, नागदा वगैरह ये 53-54वां जिले के रूप में प्रस्तावित है, बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। क्लियर? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने जिले हैं? 52 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। ठीक है? तो ये तो मैंने कहानी के रूप में आप लोगों के सामने एक राज्य गठन का निर्माण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश जो पुराने या अस्थायी व्यवस्था अर्थात पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात पार्ट ए बी सी डी की राजधानी क्या थी, ये हम देखते हैं। अब थोड़ा चर्चा करते हैं। क्लियर? फिर पुनः हम राज्यों पर बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे हम पहले देखेंगे कि जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत में एक अस्थायी व्यवस्था ही अर्थात पार्ट ए बी सी डी बना। क्लियर? उन्हीं में से ए बी सी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता था। क्लियर? तो पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्षेत्र आता था, जिसको आज वर्तमान में हम महाकौशल कहते हैं, अर्थात जबलपुर का क्षेत्र। क्लियर? संपूर्ण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। क्लियर? इसी में बघेलखंड का क्षेत्र भी पड़ता था उसी समय। क्लियर हुआ? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और संपूर्ण विदर्भ का क्षेत्र पार्ट ए का ही हिस्सा था। क्लियर? पार्ट ए के अंतर्गत ही आता था और इस पार्ट ए की राजधानी दोस्तों नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? तो नागपुर थी। क्लियर हुआ? आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया कि पार्ट ए के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्षेत्र आता था। क्लियर? संपूर्ण छत्तीसगढ़ बघेलखंड के क्षेत्र आता था और साथ में विदर्भ अर्थात महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करूं। क्लियर? तो आगे मैं बात करूं, आपका आएगा पार्ट बी। क्लियर हुआ? मैंने कहा था उसी समय की पार्ट ए के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था। क्लियर? वहीं पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत देसी रियासतों को रखा गया था, अर्थात जहां पर राजाओं महाराजाओं का शासन होता था उन्हें हम देसी रियासतें कहते थे, जैसे इंदौर में होलकरों का, ग्वालियर में सिंधियाओं का। समझ जा? क्लियर? तो पार्ट बी के अंतर्गत आपका भिंड मुरैना वाला क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से लेकर मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक की रियासतें, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम की संपूर्ण रियासतें मध्य भारत अर्थात पार्ट बी के अंतर्गत आती थी, जिसको हम किस नाम से पुकारते थे? मध्य भारत। दोस्तों यहाँ पर राजधानी की जब लड़ाई हुई तो इसकी 2 राजधानियां बनाना पड़ी, एक ग्वालियर और एक इंदौर।
क्लियर हुआ। तो मध्य भारत अर्थात पार्ट बी की कितनी राजधानियां थी? 2, एक इंदौर और एक ग्वालियर। क्लियर हुआ। ग्वालियर आपकी शीतकालीन राजधानी थी, वहीं इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्लियर हुआ दोस्तों, याद रखना है, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहीं ग्वालियर आपकी शीतकालीन राजधानी थी। क्या थी? शीतकालीन राजधानी थी। क्लियर। पार्ट बी के अंतर्गत किस क्षेत्र की रियासतें आती थी? पश्चिम क्षेत्र की। इसको हम क्या कहते थे? मध्य भारत। क्या कहते थे? मध्य भारत। आगे बात करेंगे पार्ट सी की। क्लियर। किसकी बात करेंगे? पार्ट सी। क्लियर। तो पार्ट सी के अंतर्गत उत्तर की रियासतें आती थी, जिसमें के अंतर्गत आपका क्या पड़ता है? विंध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। क्लियर। अर्थात पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश प्लस बुंदेलखंड क्षेत्र की कुछ रियासतें भी पार्ट सी में आती थी या समाहित की जाती थी। क्लियर हुआ। इसी को हम इसकी राजधानी बताते थे रीवा। क्या थी दोस्तों? तो रीवा थी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हमने पार्ट ए, बी और सी को देखा। पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस बरार का क्षेत्र आता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ और विदर्भ का क्षेत्र आता था। वहीं पार्ट बी में दोस्तों पश्चिम क्षेत्र की रियासतें आती थी, मध्य भारत जिसे हम कहते थे, और इसकी 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। उसी प्रकार पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र की रियासतें आती थी, और इसकी राजधानी थी रीवा। एक और रियासत थी, या रियासत सॉरी बोल दिया, एक और पार्ट था जिसका नाम था भोपाल स्टेट। क्लियर। क्या था? भोपाल स्टेट। क्लियर। तो भोपाल स्टेट एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन वो आती थी पार्ट सी के अंतर्गत। किसका हिस्सा मानी जाती थी दोस्तों? पार्ट सी का। थी क्या? एक स्वतंत्र रियासत थी। क्लियर हुआ। याद रखना, भोपाल स्टेट एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन पार्ट सी का हिस्सा थी। क्लियर। भोपाल स्टेट का शासन प्रशासन स्वतंत्र होता था, लेकिन गिना किस में जाता था? पार्ट सी का। और उसकी राजधानी भी क्या थी? भोपाल ही थी। क्या थी? भोपाल ही थी। क्लियर। समझ में आया। तो याद रखना, पार्ट ए, बी, सी और एक पार्ट डी, जिसको हम साधारण भाषा में भी कह सकते हैं भोपाल स्टेट। पर पार्ट डी इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसका हिस्सा किसे माना है हमने? पार्ट सी का। क्लियर। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम? भोपाल स्टेट। क्या रखेंगे? भोपाल स्टेट। समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर। अब 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? पुनः यह व्यवस्था में बदलाव आया। ये अस्थायी व्यवस्था थी, पहले कहा था, बदलाव आया। क्लियर। परिवर्तन हुआ। क्लियर। तो फिर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के साथ मध्य प्रदेश की रियासतों में क्या परिवर्तन आया, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर। फिर वापिस पुनः हम जिलों पर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे कि कौन सा जिला किससे मिलकर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा। क्लियर। क्योंकि टॉपिक ही वैसा है, राज्य का गठन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बताने को है। क्लियर हुआ। तो हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो। क्लियर। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लगे रहो, तो बहुत सारी चीजें, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि राज्य पुनर्गठन, इसके अलावा आप दोबारा लाइफ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। क्लियर हुआ। पूरी कहानी बया है। क्लियर। इसी में हम बात करते हैं अब दूसरी चीज की। क्लियर। तो जो अस्थायी व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थात जो अस्थायी व्यवस्था हमने बनाई थी 1956 तक, अर्थात राज्यों का निर्माण नहीं होता तब तक के लिए, तो 1 नवंबर 1956 को राज्यों के निर्माण के साथ ही जो अस्थायी व्यवस्था थी उसका अब अंत होता है। क्लियर। तो इस अस्थायी व्यवस्था के अंत के साथ ही मध्य प्रदेश की सीमाओं में या इन पार्टों में, पार्ट ए, बी, सी में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया। क्लियर। उन्हीं परिवर्तन की बात करते हैं। अर्थात मैं सबसे पहले बात करूंगा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या परिवर्तन आया? राज्य के गठन से या मध्य प्रदेश के गठन से जो पार्ट ए पहले बना था, इसमें क्या परिवर्तन आया? तो दोस्तों याद रखना है, पार्ट ए के 8 जिले, दोस्तों पार्ट ए के 8 जिले, अर्थात विदर्भ में जो आज वर्तमान में आते हैं, अर्थात महाराष्ट्र के विदर्भ में पड़ते हैं, जिसको नागपुर, यवतमाल, चांदा, भंडारा, अकोला, अमरावती, बुलढाना, समझ रहे हो, 8 जिले आपके पार्ट ए के वर्तमान बॉम्बे राज्य को सौंप दिए गए, और पार्ट ए का बाकी जो शेष बचा हिस्सा, क्लियर, अर्थात ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में रेड कलर से डॉट डॉट बना हुआ, ये वाला हिस्सा किसको सौंप दिया गया? संपूर्ण महाराष्ट्र को सौंप दिया गया। और इसके बाद जो शेष बचा भाग था वो पार्ट ए का मिलाकर मध्य प्रदेश में समाहित कर दिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। पार्ट ए में कितना परिवर्तन आया? पार्ट ए के 8 जिले वर्तमान बॉम्बे राज्य को सौंप दिए गए, अर्थात ये रेड डॉट डॉट वाले दिख रहे होंगे। क्लियर। यहीं पर ये 8 जिले पड़ते हैं, नागपुर भी यहीं आता है, अमरावती, यवतमाल, बुलढाना, अकोला, चांदा। क्लियर हुआ।
ये वर्धा, क्लियर, ये सभी जिले आठों यहीं नहीं यहीं पर पड़ते हैं। क्लियर, ये किसको सौंप दिए गए? वर्तमान बॉम्बे राज्य को। किसको सौंप दिए गए दोस्तों? वर्तमान बॉम्बे राज्य को। क्लियर हुआ? इस प्रकार पार्ट ए में जो भी शेष बच गया उसको किसमें मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में। किसमें मिला लिया गया? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण कर दिया। क्लियर। पार्ट बी में क्या परिवर्तन आया? क्लियर, तो पार्ट बी की हम बात करते हैं। तो दोस्तों पार्ट बी का जो सुनेल टप्पा नामक क्षेत्र था, जो मंदसौर में पड़ता था, कहां पड़ता था दोस्तों? मंदसौर में। वो सुनेल टप्पा नामक क्षेत्र किसको दे दिया गया? राजस्थान क्षेत्र या सॉरी राजस्थान राज्य को सौंप दिया गया। क्लियर हुआ? और राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी, जो विदिशा के अंतर्गत आती थी, क्लियर, उस सिरोंज तहसील को उठाकर हमने कहा रख दिया? विदिशा में। किसमें समाहित कर लिया? विदिशा में। क्लियर हुआ दोस्तों? याद रखना है कि पार्ट बी में केवल दो परिवर्तन हुआ। एक तो सुनेल टप्पा क्षेत्र हमने उनको दे दिया और वहां से सिरोंज तहसील हमको मिल गई। क्लियर, उस सिरोंज तहसील को हमने किस जिले में वर्तमान में रखा है? विदिशा जिले में। क्लियर, इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बाकी जो शेष बचा हिस्सा पार्ट बी का था वो वैसा न वैसा किसमें मिला लिया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में समाहित कर लिया गया या मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। क्लियर। तीसरी बात, पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी अर्थात और भोपाल स्टेट, इसमें बिना परिवर्तन किए जैसा था वैसा न वैसा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया और मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। समझ में आया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के गठन से उसकी सीमाओं में परिवर्तन आया। पार्ट ए के 8 जिले बॉम्बे राज्य को सौंप दिए, पार्ट बी का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया, राजस्थान से सिरोंज हमने ले लिया और विदिशा में समाहित कर दिया। पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा था वैसा वैसा बना रहा दोस्तों। क्लियर हुआ? तो बिना परिवर्तन किए मध्य प्रदेश पार्ट सी और भोपाल स्टेट में बिना परिवर्तन किए मध्य प्रदेश की सीमाओं का फिर निर्धारण कर दिया है। अर्थात परिवर्तन दो जगह आया, पार्ट ए और पार्ट बी। दोस्तों कहां आया? पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को अगर दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। क्लियर, अपने दोस्तों को फैलाएं और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी बोले कि बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा वो आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पे आपके सामने प्रस्तुत होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के गठन की। क्लियर, तो मध्य प्रदेश के गठन में हमने मध्य प्रदेश का गठन देखा। 1947 से 1956 तक कैसा था? 1956 में मध्य प्रदेश का उदय कैसे हुआ नए राज्य के रूप में? क्लियर हुआ? उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से समय समय पर जिले कैसे बने? जिला पुनर्गठन आयोग कब आया? तो 1982 में आया, वीपी दवे थे। क्लियर हुआ? कितने जिले बने इसकी सिफारिश पर? 1998 में 10 जिले बने। तो इन चीजों पर, तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे विस्तृत रूप से कि इन राज्यों का, ये देखेंगे कि कौन सा जिला किस जिले से अलग करके या पृथक करके बनाया गया और वर्तमान में 52 जिले कौन कौन से हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इन्हीं पर हम सब चीजों पर अब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कंटिन्यू दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे जिलों के गठन की। क्लियर, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कितने जिले थे? 43। वहीं मैं बात करूं तो 26 नवंबर 1972 को दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 जिले बन गए। एक का नाम था भोपाल, सीहोर से पृथक करके, सीहोर से, और दूसरा था आप लोगों का दोस्तों राजनांदगांव। क्लियर, इस प्रकार भोपाल राजधानी 1956 में बन गई थी और जिला कब बना आपका? 1972 में। किससे अलग करके? सीहोर से अलग करके दोस्तों। किससे? तो सीहोर से पृथक करके। क्लियर, समझ सकते हो या लिख सकते हो। क्लियर, आगे मैं बात करूं तो मैंने कहा था 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग वीपी दुबे आयोग गठित किया गया था। क्लियर, तो उस आयोग की अनुशंसा पर 1998 में कह सकता हूं, 1998 में मध्य प्रदेश में पुनः 10 जिले बने। क्लियर, कितने बने दोस्तों? 10। इन 10 जिलों में से 4 जिले, क्लियर, कितने जिले दोस्तों? 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने जिले? 4 जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर, इन 4 जिलों की बात करते हैं तो पहला आपका आएगा बड़वानी। क्लियर, किससे अलग होकर दोस्तों? तो खरगोन से। क्लियर हुआ? इसके बाद में मैं बात करूंगा तो कटनी। कटनी किससे अलग होकर दोस्तों? तो जबलपुर से। क्लियर हुआ? इसके बाद में बात करूं तो डिंडोरी। डिंडोरी किससे अलग होकर दोस्तों? तो मंडला से।
क्लियर हुआ। इसके बाद में बात करूं तो आप लोगों का आ जाएगा श्योपुर, किससे अलग होकर दोस्तों? मुरैना से। क्लियर, किससे? मुरैना से। अर्थात जिला पुनर्गठन आयोग जो 1982 में आपका गठित किया गया था, उस जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मई 1998 में पुनः मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए गए। इन 10 जिले में से केवल हमने 4 जिले इसलिए पढ़े क्योंकि 6 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आते हैं और उन जिलों का कोई महत्व या औचित्य मध्य प्रदेश में नहीं रहता है। क्लियर हुआ। जो 4 जिले जो आज भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, जो इस आयोग की अनुशंसा पर बनाए गए थे, वो है बड़वानी, कटनी, डिंडोरी और श्योपुर। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये किससे अलग करके बनाया गया। क्लियर हुआ। तो उसी की मैं बात करूं, बड़वानी खरगोन से अलग करके या पृथक करके बनाया गया, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से, श्योपुर मुरैना से। क्लियर। ये जिले 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, जगह की कमी है फिर भी, आयोग किसकी अध्यक्षता में? वी.पी. दबे की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? वीपी दबे की अध्यक्षता में। क्लियर। उसकी सिफारिश पर कितने जिले बने? 1998 में 10 जिले। कितने? 10 जिले। क्लियर हुआ। उन्हीं के बाद में अगली बात करता हूं, मैं यहां पर मिटा देता हूं ये चीजें, ठीक है। तो आगे की हम बात करें तो हम 1998 में पुनः सिंहदेव की कमेटी की सिफारिश पर आप लोगों को बताया था मैंने अभी जस्ट। क्लियर। कितने जिले बने थे? 6 जिले बने थे। तो यहाँ सन भी लिख सकते हो आप लोग। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 1998 में पुनः कितने जिले बने दोस्तों? तो 6 जिले बने। क्लियर। इन 6 जिलों में से 3 जिले, केवल हमें कितने पढ़ना है? 3 जिले। क्यों? क्योंकि 3 जिले छत्तीसगढ़ में आते हैं और 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जिसमें आपका एक रहेगा हरदा, दूसरा रहेगा उमरिया और तीसरा रहेगा आपका नीमच। दोस्तों क्या आएगा? नीमच। हरदा किससे अलग होकर? होशंगाबाद से। क्लियर हुआ। किससे अलग होकर? होशंगाबाद से। उमरिया शहडोल से। आगे मैं बात करूं तो नीमच मंदसौर से। क्लियर हुआ। तो ये 3 जिले सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 1998 में वैसे बनाए 6 जिले गए थे, लेकिन 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से अलग करके बनाया गया दोस्तों। क्लियर हुआ। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 61 थी। इन 61 जिलों में से पहले बताया था कि 16 जिले कहां चले गए थे? छत्तीसगढ़ में, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पुनः कितनी घटकर हो गई? 45। कितनी हो गई दोस्तों? 45। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? 45 दोस्तों। क्लियर। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर इसके आगे मैं 45 से आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ। अर्थात 1 नवंबर 2000 से हम देखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। तो हम अगली बात करते हैं। ये मैंने जिले लिखवाते जा रहा हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्लियर, या नोट भी करते सकते हो आप लोग। अब अगली बात करेंगे हम 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में जो 45 जिले थे, उनके बाद में समय समय पर नए नए जिलों का निर्माण किया गया। अर्थात 1 नवंबर 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 45। गठन के समय 43 और पुनर्गठन के समय कितने थे? 45। क्लियर हुआ। सन 2003 को मध्य प्रदेश में 3 और नए जिले बना दिए गए। क्लियर। इन 3 नए जिलों में एक जिला आपका था अशोकनगर, एक जिला था अनूपपुर। क्लियर दोस्तों। और एक जिला था आपका बुरहानपुर। क्लियर। बुरहानपुर किससे अलग करके? यहां पर लिख भी सकते हो आप लोग, खंडवा से अलग करके। अनूपपुर किससे अलग करके दोस्तों? तो शहडोल से पृथक करके। किससे? शहडोल से अलग करके। अशोकनगर किससे दोस्तों? तो गुना से अलग करके। क्लियर हुआ। याद रखना, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से अलग करके 2003 में 3 और जिले बना दिए गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? आपका तो 48 अर्थात 48 हो गई। सन 2008 को 2 और नए जिले बना दिए गए। क्लियर हुआ। एक ये था आपका अलीराजपुर,
अलीराजपुर जिला याद रखना किससे अलग करके, तो झाबुआ से दोस्तों। और एक था आपका सिंगरौली, कौन सा, सिंगरौली, किससे अलग करके सिंगरौली, तो याद रखना सीधी से, किससे, सीधी से। क्लियर हुआ। इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50। सन 2013 को आगर मालवा नामक एक नया जिला बनाया गया, किससे अलग करके, तो शाजापुर से अलग करके, किससे अलग करके दोस्तों, तो शाजापुर से। क्लियर हुआ। उसके मैं बात करूं तो 2018, सॉरी दोस्तों मैंने पहले 2016 बताया था, क्लियर, याद रखना, लेकिन 2018, 1 अक्टूबर 2018। क्लियर हुआ। तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनाया गया, किससे अलग करके आप लोगों का, टीकमगढ़ से, किससे अलग करके, टीकमगढ़ से। क्लियर हुआ। और अगला जिला आपका नागदा उज्जैन का प्रस्तावित है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 45 और 3 48, 48 और 2 50, 50 और 1 51 और 1 52। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग है। क्लियर। अब थोड़ी संभाग की चर्चा कर लेता हूं, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी क्रमबद्ध तरीके से, कौन सा राज्य, कौन सा जिला किससे अलग अलग करके बनाया गया, मैंने विस्तृत आप लोगों को बताया है। क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं संभाग की। क्लियर। तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश के गठन के समय संभाग कितने थे दोस्तों, तो याद रखना है 9 संभाग थे। क्लियर। 1980 में आपके 2 और नए संभाग, जिसमें एक चंबल संभाग था, एक छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग था, इनका गठन कर दिया गया। इस प्रकार संभागों की संख्या हमारे पास 11 हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एक नया और संभाग बन जाता है, होशंगाबाद संभाग। इस प्रकार 12 संभाग हो जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 संभाग कहां चले गए, आपके वापस छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। क्लियर। मध्य प्रदेश में से 12 संभाग, 3 संभाग कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में, घटकर पुनः कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। क्लियर। सन 2008 को याद रखना है दोस्तों, एक नया संभाग, शहडोल संभाग का गठन कर दिया गया, शहडोल संभाग का गठन कर दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं और 11वां संभाग प्रस्तावित है, जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, छिंदवाड़ा संभाग। क्लियर। छिंदवाड़ा संभाग भी बहुत जल्द आपके सामने होगा और एक नया जिला, जो भी 3-4 जिले बनने वाले हैं जो प्रस्तावित है, वो भी आपके सामने होगा दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के गठन। क्लियर। मध्य प्रदेश के गठन की संपूर्ण चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। क्लियर हुआ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।